Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 una mattina। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज एक एक्सपेरिमेंट में। ये एक्सपेरिमेंट का नाम है ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हम लोड रेगुलेशन सीखने वाले हैं। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो बेसिकली ये है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। इसको ब्रिज क्यों कहते हैं? बेसिकली बिकॉज इसमें यहाँ पे ना 4 डायोड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको है ना डायोड्स गिर ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं आपको। तो देखो ना ऐसा 4 ब्लैक ऐसा लगा हुआ है ना, तो ये डायोड्स हैं। अच्छा, इसमें जो डायोड्स है ना बेसिकली उसमें ना प्लस और माइनस होता है, मतलब प्लस और माइनस इन द सेंस नॉट एक्जैक्टली प्लस और माइनस, पी और एन जंक्शन होता है। एक पी होता है और एक एन होता है। पी में होल्स ज़्यादा होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ये सेमीकंडक्टर से बनी डायोड्स होती है ना, सेमीकंडक्टर से। तो इसको अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, बहुत ही नज़दीक से, तो इसमें आपको जो ग्रे पार्ट दिख रहा है उसका, ये ग्रे पार्ट ये यहाँ पे, तो ये जो ग्रे पार्ट है ना वो एन है, वो माइनस वाला पार्ट है। और जो ये काला वाला पार्ट है ना लंबा सा, ये प्लस वाला पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रे था वो उसका माइनस वाला या एन वाला पार्ट है, और जो ब्लैक वाला पार्ट है लंबा सा, मतलब उसमें एक रिंग है, ग्रे वाली एक रिंग है। इतने बड़े ब्लैक सिलेंडर पे एक ग्रे कलर की रिंग है, तो वो जो रिंग है वो मतलब नेगेटिव है, समझ रहे हो, वो नेगेटिव है। बात आई होप कि ये बात आपके सबके समझ में आई। ओके स्टार्ट। तो बेसिकली यहाँ पर 4 डायोड्स लगे हैं 4 पॉइंट्स के बीच में। ऐसे 4 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में ना ऐसे 4 डायोड्स लगे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं इस तरीके से इसका शेप है। यहाँ से इस तरीके से जाएगा और यहाँ से इस तरीके से जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। डायोड की शक्ल तो कुछ ऐसी है, सिलेंडर जैसा दिख रहा है, काला काला सिलेंडर है, उसमें यहाँ पर एक ग्रे रिंग बनी है। ये पी माइनस वाला या पी वाला पार्ट है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। और ये प्लस वाला या फिर एन वाला पार्ट है। आई एम सॉरी, माइनस या फिर एन प्लस या फिर पी। ठीक है, हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। चलिए, तो ये पी है, ये पी वाला पार्ट है, माइनस वाला है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो रियल में जैसा दिख रहा है वो है। अरे लेकिन भाई इसका सिंबल भी तो बनाएंगे ना, इलेक्ट्रिक कोई सिंबल होगा ना, इलेक्ट्रिक सिंबल, तो वो सिंबल इसका ऐसा है। इसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है ये। तो ये जो ट्राइंगल बनता है ना, ये पी होता है। इसको ऐसा मान लो ना, ट्राइंगल को ये पी शेप का है, पी शेप का। और ये जो माइनस जैसा साइन है ना, ये एन है, समझ गए? तो इस तरीके से हमने शेप बनाया। मतलब सिलेंडर कैसा लगा होगा, यहाँ पे ब्लैक होगा और यहाँ पे ऐसा ग्रे पार्ट होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ पे कैसा होगा, ये पूरा ब्लैक रहेगा और यहाँ पे ग्रे पार्ट रहेगा। अरे समझे कि नहीं? अरे भाई बातें समझ में आ रही हैं सबके? यहाँ पे कैसा होगा, ये पूरा ब्लैक रहेगा और यहाँ पे ग्रे वाला पार्ट रहेगा। सबकी खोपड़ी में बातें घुसी हैं। परफेक्ट। तो बेसिकली इस तरीके से लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखो, ये और ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला और ये वाला टर्मिनल, इसको है ना हम लोग ने कनेक्ट किया है सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, सेकेंडरी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे कोर रहता है, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये एक फेरोमैग्नेटिक कोर रहता है, फेरोमैग्नेटिक कोर। और यहाँ पर जो है प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर रहता है। दिस इज द प्राइमरी, जो कि मेन सप्लाई, जो अपना 240 वोल्ट का आ रहा है सप्लाई। 240 वोल्ट की कहाँ से आ रही है सप्लाई? आ रही है भाई 240 वोल्ट की यहाँ से जो सप्लाई आ रही है, दिखाई दे रहा है? अरे ये मेन सप्लाई भाई, जो घर में सप्लाई आती है अपने। तो ये जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई है, इसको हम लोग कहते हैं मेन सप्लाई, 240 वोल्ट वाली, वो यहाँ पर है। ये प्राइमरी कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर में घुस रही है, सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर में घुस रही है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर का काम है जो हायर वोल्टेज एसी है उसको लोअर वोल्टेज एसी करना, या फिर उसको और हाई करना, आपकी मर्जी है। अगर जैसे कि 200 वोल्ट को आप 400 वोल्ट बनाएं तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और अगर आप 200 को 100 बनाएं, 50 बनाएं, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। यहाँ पे देखिए, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें सप्लाई वहाँ से निकल के, उस प्लग से निकल के ऐसे घूम घूम के यहाँ से घुस रही है। ये है प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे घुसा 240, लेकिन जब यहाँ से निकलेगा तो ये 50 या 60 या 40 या 30 जैसा हम चाहते हैं वैसा बन के निकलेगा। उसके हिसाब से इसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग्स रहेंगी। ठीक है, वो हमने करके रखी हुई है ऑलरेडी। तो इसमें फिक्स निकलेगा इसमें से बाहर। ठीक है, इसमें से फिक्स एसी वोल्टेज बाहर आएगा, वो हमारे सर्किट को मिलेगा, वो हमारे सर्किट को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो दुनिया की कोई भी अप्लायंस हो, टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, हर एक की वोल्टेज रिक्वायरमेंट सेम तो नहीं है ना, हर एक की वोल्टेज रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। लेकिन हमारे घर में जो BEST से सप्लाई आती है, या महावितरण से सप्लाई आती है, या अडानी पावर से सप्लाई आती है, तो वो सप्लाई जो रहती है बेसिकली वो तो फिक्स आती है ना, वो तो 220 से 240 वोल्ट के बीच में आती है। लेकिन आपके टीवी को शायद मे बी 400 वोल्ट चाहिए, एसी को मे बी शायद 100 वोल्ट चाहिए, जो भी चाहिए। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि वो सप्लाई उसे मिले, जो भी उसे चाहिए वो सप्लाई उसे मिले, है ना? तो भाई फिर क्या करेंगे? सबसे 220 ले लिया, प्लग तो सबका वही है, प्लग तो सबका मेन सप्लाई में लगने वाला है, तो 220 सबको मिल गया। लेकिन अंदर क्या होगा? ट्रांसफार्मर। हर अप्लायंस के अंदर क्या होगा? ट्रांसफार्मर, ताकि वो डिजायर्ड वोल्टेज पे ले आए, जितना वोल्ट चाहिए उस पर वो ले आए। तो ट्रांसफार्मर का काम यही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक और बात अच्छी यहाँ पे ये समझ में आती है कि आपके अक्सर सवाल रहते हैं कि सर घर में अप्लायंसेज नॉर्मली अंदर जो डीसी वोल्ट पे काम करते हैं, मतलब डीसी वोल्ट पे सप्लाई काम करते हैं, डीसी सप्लाई पे, तो आप लोग घर में एसी सप्लाई क्यों दे रहे हो? डिवाइस काम करता है डीसी पे और आप एसी सप्लाई इसमें दे रहे हो, क्यों? क्योंकि डीसी में आप स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। डीसी में आप स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते, एसी को आप स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये भी एक रीजन है कि हम लोग एसी सप्लाई देते हैं घर में, न कि डीसी सप्लाई। डीसी बाद में बना लेंगे ना। अरे डीसी कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे सर डीसी कैसे बनाएंगे हम लोग? आपको नहीं बनाना है,
अरे बन रहा है ना, देखो कैसे बन रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर से। ये देखो इसका नाम क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या है, रेक्टिफायर का मतलब गलती सुधारने वाला, रेक्टिफाई करना, अपनी मिस्टेक्स को सही करना, सुधारना, रेक्टिफाई करना, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना। तो आपने जो इसको गलत सप्लाई दी, गलत नहीं है रे बाबा, गलत मतलब मैं ऐसी क्रूड भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसी सप्लाई दी, लेकिन हमको डिवाइस पे क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। तो ये बंदा रेक्टिफायर बनाएगा आपका एसी को डीसी, समझ गए। तो एसी को डीसी बनाने के लिए रेक्टिफायर काम आता है, एसी को डीसी बनाने के लिए क्या काम आता है, रेक्टिफायर काम आता है। ये बात याद रखना, ये वाइवा में पूछूंगा मैं, वाइवा में पूछने वाले सभी सारी चीजें कि इसको रेक्टिफायर क्यों बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूं मैं। तो बेसिकली एसी मेन सप्लाई क्या है, एसी मेन सप्लाई कितनी है। अच्छा, एसी मेन सप्लाई में और कितने हर्ट्ज की सप्लाई होती है, बाय द वे 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो सप्लाई आती है एसी मेंस में कितनी आती है, 50 हर्ट्ज आती है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज याद रखना, 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। और 220 से 240 वोल्ट के आसपास आते हैं, मैं 220 लिख दे रहा हूँ। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये घर में हमारी सप्लाई आती है। यूएसए में चले जाओगे, यूएसए, तो वहाँ पे 110 वोल्ट आता है और 60 हर्ट्ज आता है। तो यूएसए से इंपोर्ट करके किसी से भी आपने अगर कुछ मंगाया तो आपको यहाँ पर मुंबई में लोहार चाल जाके वहाँ से वो खरीदना पड़ेगा अडेप्टर, क्योंकि वैसे चलेगा नहीं वो। मैं कर चुका हूँ, मैंने एक चीज़ मंगाई थी तो बेसिकली यूएसए से वो चली नहीं घर में, तो बाद में समझ में आया कि उसमें मैच नहीं हो रही फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बाद में जाके एक इलेक्ट्रिशियन नहीं बताया, जो काम करता टेक्नीशियन, उसने बोला भाई जाके वहाँ से ले लो। इसलिए मैंने जगह का नाम भी बता दिया कहाँ मिलता है। वैसे तो बहुत जगह पे मिलेगा, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया, लेमिंगटन पे भी मिल जाएगा शायद। चलिए एनीवे, तो आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई। यहाँ तक की कहानी जो हमने बनाई है, भैया ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, अब ये हमारे सर्किट को सप्लाई देने वाला है, ठीक है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस। ये यहाँ से और यहाँ से भी हमको वायर्स निकालने। अरे भाई ये 2 पॉइंट्स छोड़ थोड़ी देंगे हवा में, जब 4 पॉइंट्स हैं तो 2 को तो इस्तेमाल कर लिया। अरे भाई बाकी 2 बचे हुए पॉइंट्स का भी तो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ से लो, ऐसा आगे लेके जाओ, लेकिन इसको टच मत करो, जंप करवाओ। जंप ये अलग है ना, सेपरेट अलग वायर है। अरे टेढ़ा कर दो ना वायर को, हम वायर घुमाते हुए जंप करना होता है। तो बेसिकली हमने इसको वायर को टेढ़ा करके इधर आगे लेके चले गए। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो कि होगा एसी वोल्ट मीटर। इसको है ना ऐसा ऐसा घुमा के दिखा देने का, ऐसा। अरे ये जो सिमिलैरिटी का साइन बनता है ना, ये एसी है, ठीक है, समझ गए, एसी है। तो बेसिकली ये एसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर लास्ट में हमने लगाया हुआ है। इससे हम रेक्टिफिकेशन के बाद, रेक्टिफाई होने के बाद, रेक्टिफाई होने का मतलब एसी से डीसी कन्वर्ट होने के बाद, एसी से डीसी कन्वर्ट होने के बाद जो बचा हुआ रिपल्स है, क्योंकि परफेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है, एसी से डीसी का 100% कन्वर्जन नहीं होता है। तो जो रिपल्स बच जाती हैं एसी वाली हल्की सी डीसी सप्लाई में, वो रिपल्स कितनी हैं उसकी वैल्यू यहाँ से पता लगाते हैं एसी वोल्ट मीटर से। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अरे मतलब तुम लोग सुनो, तुम लोग ने ना 11th 12th में अगर अच्छे से पढ़ा हो तो देखो ये होता है एसी, एसी सप्लाई भाई। ये देखो वोल्टेज ऑफ एसी, ये टाइम, ठीक है। तो वोल्टेज ऑफ एसी कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ये है ना, ऐसा रहता है ना। अरे भैया एसी वोल्टेज ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन जब इसको डीसी बनाते हो रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके, तो डीसी कैसा बनता है मालूम है, ऐसा बनता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर से ऐसा बनता है, फुल वेव रेक्टिफायर। और ब्रिज रेक्टिफायर एक फुल वेव रेक्टिफायर है। तो बेसिकली इस तरीके से बनेगा, समझो ऐसा बनेगा। लेकिन तुमने तो आज तक सुना था कि सर डीसी का मतलब तो ये होता है ना, डीसी तो ऐसा स्ट्रेट रहता है, वोल्टेज वर्सेस टाइम, डीसी तो ये होता है। ये भी डीसी है, क्योंकि करंट दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। करंट देखो इसमें क्या था, करंट दोनों डायरेक्शन में जा रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन भी है, पॉजिटिव डायरेक्शन भी है। अरे मतलब वायर में करंट इधर गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, और इधर गया तो नेगेटिव मान लो। अरे मतलब मान लो कन्वेंशन है जैसे ऐसे ही, ठीक है, इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव। एसी में ऐसा ही होता है, एसी में ऐसा ही होता है। लेकिन डीसी में क्या होगा, इधर जाएगा या तो नहीं जाएगा, इधर जाएगा या तो नहीं जाएगा। समझ रहे हो, इधर आएगा ही नहीं करंट, एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन वैल्यू कम हो सकती है ना। अरे 0 से 2 एम्पियर, 2 एम्पियर से वापस 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये वही हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और मतलब ऊपर जा रहा है मतलब वैल्यू बढ़ रही है और कम हो रही है, चेंज नहीं कर रहा डायरेक्शन, उधर ही जा रहा है, उधर ही। इसका मतलब एसी का मतलब ये नहीं है कि करंट और इलेक्ट्रॉन उछल रहे हैं वायर के अंदर, नहीं। अरे तार के अंदर या तो इधर जा रहे हैं या तो इधर जा रहे हैं, उधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो इसको कहते हैं एसी। डीसी एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो ये भी बन गया ना डीसी, क्योंकि ये दूसरे डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, वरना ये नीचे वाला पार्ट भी मिलता, नीचे वाला पार्ट नहीं है। तो मतलब यानी कि करंट इसी डायरेक्शन में हमेशा जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। लेकिन गलती क्या है इसकी, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें उसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जाते जाते चलते चलते 0 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गया, फिर से 0 एम्पियर हो गया, लेकिन चलेगा उधर ही, चलेगा उधर ही। इसमें क्या हो रहा है, अगर 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर हमेशा फिक्स है, 2 एम्पियर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। लेकिन ये भी डीसी ही है, इसे कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी। सभी के समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। ओके, तो आई होप कि सभी को कहानी जो है यहाँ तक की समझ में आ चुकी है ना, यहाँ तक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है, राइट। अब देखिए, ये देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग जो मेजर करेंगे ना, वो क्या मेजर करेंगे, सुनो। ये जो आपका डीसी बना, ये देखो, ये था डीसी, ये होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए, बट ऐसा डीसी दुनिया में नहीं मिल पाता है आसानी से, ठीक है। तो हम लोग है ना क्या करते हैं कि जो एसी था ना, उसको पल्सेटिंग डीसी बनाते हैं। लेकिन इसी को हम चाहे तो कट कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो इतना पार्ट इसका चिप कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। अब आप लोग कैसे उड़ाएंगे, कैपेसिटर लगा के। इसको अगर हमने कैपेसिटर लगा दिया तो कैपेसिटर एक फिल्टर की तरह काम करता है, फिल्टर, ठीक है। कैपेसिटर की शक्ल दिखाओ, ये देखो
कैपेसिटर की शक्ल दिख रही है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। हमने जो यहाँ पे कैपेसिटर लगाया है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में कैसा रहता है ना कि प्लस और माइनस रहता है, वरना कुछ कैपेसिटर ऐसे भी होते हैं जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मल सिरामिक कैपेसिटर्स होते हैं, सिरामिक से बने हुए कैपेसिटर, उसमें प्लस और माइनस नहीं होता, लेकिन इसमें है। इसमें जो काली लाइन बनी है ना, इस तरफ जो काली लाइन बनी है, ये काली वाली जो टांग रहेगी, इसके नीचे जो टांग रहेगी वो रहेगी नेगेटिव, और ये पूरा ऑरेंज जो है उसके नीचे जो टांग है वो रहेगी पॉजिटिव। देखो इस शक्ल का है, ऐसा एक सिलेंडर है, ठीक है, उसकी दो टांगे हैं, तो इतना पार्ट पूरा यहाँ से वहाँ तक है ना पूरा ऑरेंज है। ये जो ऑरेंज पार्ट है पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट पूरा ऑरेंज है, तो उसके नीचे की जो टांग है वो प्लस है, और यहाँ पे सब ब्लैक है, ब्लैक, समझ रहे हो, ब्लैक, तो उसके नीचे की जो टांग है माइनस है। अच्छा ये तो हो गया रियलिटी, लेकिन भैया सिंबल भी तो चाहिए, सिंबल भी तो बनाएंगे, तो सिंबल कैसा इलेक्ट्रिकल इसका सुनो। तो बेसिकली अगर तुमने ऐसा बनाया, अगर ऐसा बनाया, ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल कैपेसिटर है, सिरामिक कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर, और भी होते हैं डिस्क कैपेसिटर, ये वो दुनिया भर के मटेरियल से बने होते हैं, बट फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये नॉर्मल है, लेकिन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो वो कैपेसिटर का सिंबल अलग है, उसका सिंबल तो कैसा रहता है मालूम है, ये ऐसा इस तरीके से रहता है। ओके, तो ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का। इसमें जैसे टेढ़ा टैंक बना है ना, टेढ़ा वाला थोड़ा कर्व टाइप का, ये माइनस है, और ये जो सीधा वाला है वो प्लस है, ठीक है, समझ में आ रही बात है आप सभी के, गुड। अब सुनिए, एक तो मैंने लगाया था कौन सा वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर लगाया था रिपल्स मेजर करने के लिए। रिपल्स, अरे भैया जो एक पॉन्ड होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें जब पत्थर गिराते हैं तो रिपल्स बनती है ना, तो भैया वही तो रिपल मेजर कर रहे हैं ना हम लोग, रिपल इस तरीके से कैपेसिटर लगाने से अब क्या हो जाएगा, रिपल्स बनेगी। तो ये जो रिपल्स बन रही हैं, ये रिपल्स का हम लोग एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू इसकी पता करते हैं, क्योंकि एसी से डीसी बनाया तो भी डीसी पूरा नहीं बनाना। अरे समझो इस बात को, तुम लोग इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैंने ऐसी चीज़ को मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, ऐसा बनाया, उसके बाद कैपेसिटर लगाया तो ये ऐसा बन गया, लेकिन फिर भी रिपल्स तो बच गई। ये जो ऊपर नीचे उछलना बच गया ना, ये विदाउट कैपेसिटर है, ये विद कैपेसिटर है, समझ गए, ये विद कैपेसिटर है, ये विदाउट कैपेसिटर है, तो रिपल्स तो बच गई ना। तो ये रिपल्स की भाई वैल्यू कितनी है, तो वो एसी वोल्ट मीटर से पता किया जाएगा। समझ गए बात को। एसी वोल्ट मीटर की शक्ल देखो यहाँ पे है, किधर गया भाई एसी वोल्ट मीटर, ये है एसी वोल्ट मीटर, अरे सॉरी, तो एसी वोल्ट मीटर, आई होप कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एसी वोल्ट मीटर, है ना, तो ये एसी वोल्ट मीटर, इससे अपन पता करेंगे। चलिए, तो ये सबसे आखिर में लगाना है, ये सबसे आखिर में लगाना है। इधर आ जाइए, ये देखिए, कैपेसिटर लगाने की तो जगह चाहिए ना, कैपेसिटर लगाने की जगह चाहिए ना, तो बेसिकली और रबर दीजिए, इरेजर दीजिए, इरेजर। हाँ, तो मैं यहाँ से पहले थोड़ा सा ये चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि ये आड़े ना आए बीच में हमारे, है ना, ये चीज़ हमको नहीं चाहिए ना, हमने बना दिया ना ऑलरेडी, यहाँ पे डायोड्स तो बना दिए। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आप लगाएंगे चाबी, एक चाबी है, चाबी मतलब इन द सेंस एक प्लग की ले लो, है ना, प्लग की ले लो। उसमें क्या होता है ना कि जब इस चाबी को घुसाएंगे तो ये भी सर्किट में आ जाएगा, चाबी निकाल देंगे तो ये वायर टूट जाएगा, ये वायर हट जाएगा। चाबी निकाल दिया तो सर्किट का पार्ट ही नहीं है, चाबी लगाया तो सर्किट का पार्ट है। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, है ना, समझ में आ रही बात है, गुड। तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे अभी वो लगाने वाले कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगेगा, उसका नाम है C1, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ पे भी लगाएंगे, इसका नाम है C2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक मिली एमीटर भी लगाएंगे, एक मिली एमीटर, करंट मीटर भी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो करंट मीटर यहाँ पे लगेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर एक हम लोगों को लगाना है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अरे देखिए यहाँ पे आप लोग को डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या लगाया ये मैंने, चाबी लगाई है, कैपेसिटर लगाया है C1, करंट मीटर लगाया है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, एसी वोल्ट मीटर लगाया है, कैपेसिटर वापस से एक और लगाया है, बचा क्या, सिर्फ एक डीसी वोल्ट मीटर बच गया। अरे भाई डीसी वैल्यू भी तो पता करनी है, डीसी वैल्यू कितनी बनी है, तो डीसी वोल्ट मीटर हमारा बच गया है, तो डीसी वोल्ट मीटर यहाँ पे आ जाएगा, VDC, डीसी वोल्ट मीटर, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये प्लस रहेगा और माइनस जो रहेगा उसका वो नीचे की साइड पर रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ये जो एसी वोल्ट मीटर है इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, एसी वोल्ट मीटर में प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है, पोलैरिटी नहीं होती है, लेकिन डीसी में होता है प्लस माइनस। एसी तो दोनों बाजू से करंट बहता है ना, अरे हाँ क्या ना। लिसन, तुम लोगों ने कभी ज़िंदगी में ये सोचा नहीं कि तुम्हारे घर में जो भी अप्लायंसेस रहते हैं, जो भी डिवाइसेस रहते हैं, उसका प्लग तुम लोग बिना सोचे समझे, ये जो होल्स रहते हैं यहाँ पे ऐसे होल्स बने हुए, तो इसमें तुम प्लग को ऐसा भी घुसा देते हो, कभी ऐसा भी घुसा देते हो, कभी सोचते नहीं ना प्लस माइनस के बारे में, क्यों? अरे यही फ़ायदा है एसी का कि एसी में तुम प्लग ऐसे भी लगाओगे, ऐसे भी लगाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोलैरिटी है ही नहीं। अगर तुम्हारे घर में डीसी आ रहा होता, प्लस और माइनस आ रहा होता, तो डिवाइस में सोच समझ के प्लग घुसाना पड़ता कि इसका मुंह कहाँ घुसाएं प्लग का, प्लस वाला प्लस में जाना चाहिए, माइनस वाला माइनस में, वरना डिवाइस उड़ जाएगा। समझ में आ रही बात है आप सभी के। तो घर में एसी आने का ये भी फायदा है कि आप डायरेक्टली ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लग के बारे में हम सोचते ही नहीं है ना। अरे ये जो प्लग है इसके बारे में मैंने सोचा क्या, इसको मैंने पकड़ा, ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ। समझ में आ रही बात आप सभी की, एक ही बात है, समझ पाए, गुड। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट। आई होप कि सर्किट डायग्राम सभी लोग बना पाएंगे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बेहद आसान डायग्राम, ये बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को ये याद नहीं हुआ है तो बेसिकली मैं इसको एक बार वापस से बनाना चाहूँगा। देखिए कितना सिंपल है, बहुत फटाफट बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, डायोड्स है ना, गुड, बराबर। ये 4 पॉइंट्स हो गए।
2 पॉइंट उठा के सीधा सीधा सेकेंडरी को लगा दिया एस को, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे बना दिया कोर, यहाँ पे ले लिया प्राइमरी, यहाँ पे ले लिया पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई एसी मेन्स, ठीक है। अब बचे ये 2 पॉइंट, तो यहाँ से निकाला, ऐसा जंप करवाया, नीचे लेके चला गया। ये तो चीज़ जो नीचे की इसको ग्राउंड बोलते हैं, ग्राउंड। तो ग्राउंड का सिंबल बना देने का, ठीक है। बड़ी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन, है ना, ये ग्राउंड हो गया, पूरा ग्राउंड है। ये जो है यहाँ पे असली खेल हो रहा है। मिली एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, वोल्ट मीटर डीसी वाला लगा हुआ है, फिर एसी वोल्ट मीटर लगा हुआ है। परफेक्ट। यहाँ पे कैपेसिटर एक, यहाँ पे दूसरा विद चाबी, ठीक है। तो ये फिल्टरिंग का काम करेगा। C1 इसका नाम, C2 कैपेसिटर की टंगड़ी सेम साइज की बनाना, सेम हाइट की, समझे। हालांकि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ किया है मैंने, सिंपल सा बना दिया, टेंशन मत लो, इधर प्लस और इधर माइनस है, ठीक है। चलो ठीक है, वरना चाहो तो कैसे बना सकते हो, एक टांग टेढ़ी बना दो, इसकी टेढ़ी बना दो टांग, ठीक है। अरे आई होप कि ये बेसिक सा डायग्राम आप सबके भेजे में घुस गया है। ये डायोड्स का अरेंजमेंट ऐसा क्यों रखा गया है, डायोड्स का अरेंजमेंट ऐसा क्यों रखा गया है। ओके, तो बेसिकली अब इसमें ये जो डायोड हमने इस तरीके से अरेंजमेंट लगाई है, भैया ऐसे काहे लगाई है, आइए पता करते हैं क्यों लगाइए, पता करते हैं। तो बेसिकली हमको करंट चाहिए ना, करंट। तो देखो ये एसी है, ट्रांसफार्मर का काम एसी से एसी कन्वर्ट करना ही है, खाली हाई से लो, नहीं तो लो से हाई, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। हमारा वाला स्टेप डाउन है। तो अब जो भी है, एसी का मतलब कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, कोई भी साइड। तो यहाँ पे कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी और यहाँ पे नेगेटिव रहेगी, मतलब यहाँ पे प्लस, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। ओके, तो इन 2 सिनेरियो में कौन से डायोड्स कंडक्ट करेंगे और कौन से नहीं, आइए जानते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे एक और डायग्राम बना दिया सेपरेटली। जो 4 वायर्स हैं वो 4 वायर्स लगा दिए। ये देखिए, ये वायर इधर लगा हुआ है ना, ये वाला वायर इधर लगा हुआ है, ये वाला वायर इधर लगा हुआ है और ये वाला वायर इधर लगा हुआ है। आई होप के सभी के भेजे में ये बातें घुस चुकी हैं, समझ में आ रहा है सभी के। आर यू गाइज रियली श्योर? ओके, तो बेसिकली ये देखिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ठीक है, तो ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। जब ऐसा होगा, देखो प्लस जब P से कनेक्टेड रहता है, ये P है ना और ये N है ना, यहाँ पे ये N है और ये P है, बराबर। तो प्लस से P कनेक्टेड रहेगा तो ही डायोड कंडक्ट करता है, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, फॉरवर्ड बायस, समझे। लेकिन ये वाला बंदे को देखो तो प्लस से N कनेक्टेड है तो ये रिवर्स बायस में आ गया, रिवर्स बायस, तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता, ये ऑफ है, ऑफ हो गया ये, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मान लो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, सो नो करंट विल गो हियर। सो करंट का रास्ता बनेगा ये वाला, समझ गए। करंट इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा। अरे देखो ना, यहाँ से चल के आया, यहाँ गया, ये जंक्शन है, जंक्शन पे करंट बढ़ सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेसिकली देखो ना, प्लस है तो ये P कनेक्टेड है, तो ऐसे इसका भी P आना चाहिए था, लेकिन इसका P नहीं आया, इसका N आ गया ना, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो भैया ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, ये रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है और ये फॉरवर्ड बायस है। देखो ये फॉरवर्ड बायस कैसे है, देखो, क्योंकि माइनस से N कनेक्टेड है, माइनस से N कनेक्टेड है। अरे समझ गए, माइनस से N प्लस से P माइनस से N, तो ये फॉरवर्ड बायस और ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हैं, बाकी ये दोनों डायोड्स रिवर्स बायस है, तो ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। तो करंट जो फ्लो होगा, एक तो या तो यहाँ से जा सकता है करंट, हाँ के ना, या फिर ऐसे करके यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो सकता है ना, इस तरीके से। करंट जब यहाँ से चढ़ेगा, इधर पहुँचेगा, जंक्शन पे करंट बढ़ सकता है, लेकिन जब करंट क्या दिखेगा, तो ये तो P है, देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस से N कनेक्टेड है, ये P है, तो यहाँ पे भी N और P होना चाहिए ना, लेकिन सीक्वेंस रॉन्ग है, तो वहाँ नहीं जाएगा करंट इस तरीके से यहाँ से आएगा, समझ रहे हो, इस तरीके से आएगा और करंट फ्लो होगा इन दोनों आर्म्स में, करंट फ्लो होगा इस तरीके से। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? वेरी नाइस। करंट ऐसे नहीं जाने वाला है रे, ये तो मैंने खाली क्या माइनस से चढ़ने का डायरेक्शन बताया। करंट तो जाएगा कैसा, उसका उल्टा, उसका एग्जैक्ट उल्टा जाता है, मतलब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट आना चाहिए, ठीक है। अरे बाबा, नेगेटिव का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है ना, जो नेगेटिव डायरेक्शन से मैंने बताया उस डायरेक्शन में नहीं होता है। मैं खाली बताना ये चाह रहा था, मतलब मुझे इतना डिटेल नहीं बोलना चाहिए था, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ये दोनों फॉरवर्ड बायस है, ये दोनों कंडक्ट करेंगे, ये दोनों डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गई बातें, ठीक है। तो एकदम लिटरली मत लेना कि करंट ऐसे ही इस डायरेक्शन में जाने वाला है, नहीं जाने वाला इस डायरेक्शन में। ये माइनस से माइनस है, ये कंडक्ट कर रहा है, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में नहीं है, करंट तो यहाँ से ही जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, उसको छोड़िए। अब जब आएगी आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस। अरे भैया ये वाला वायर प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ओके, तो बेसिकली अभी जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल मैं मतलब थोड़ा मिटा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो इन दोनों में से कौन सा कंडक्ट करेगा, कौन सा, ये वाला कंडक्ट करेगा, क्योंकि माइनस से N कनेक्टेड है और ये P है ना, ये P है, ये N है, तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता, ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये रिवर्स बायस और इसके सामने वाला भी रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस और इसके सामने वाला भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस कैसे है, क्योंकि प्लस से P कनेक्टेड है ना, तो बेसिकली प्लस से P कनेक्टेड है, तो ये इस तरीके से कंडक्ट कर सकता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, है ना। चलिए करंट के डायरेक्शन को ध्यान मत दीजिए, खाली इतना ध्यान दीजिए कि ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होकर बाहर निकलेगी, रेक्टिफाई होकर बाहर निकलेगी और हमको जो है इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। मतलब ऐसा, जो इनपुट गया था वो ऐसा था, इनपुट की शक्ल ये थी, आउटपुट निकलेगा ऐसा, जिसको हम कैपेसिटर लगा के, ये कैपेसिटर जो है ना, ये लगा के फिल्टर करके इसको ऐसा कर देंगे। समझ में आया? चलिए आइए अब चलते हैं हमारे मेन एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो आइए, ये दिखाइए,
ये पूरा सर्किट कनेक्शन देखिए, सभी लोग यहाँ पे सर्किट को देखिए, सर्किट बोर्ड को। तो ये जो सर्किट बोर्ड है इसमें है यहाँ पे ट्रांसफार्मर। आप लोगों को हम लोग ने आप लोग की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए ये सब इंटरनली कर चुके हैं कनेक्शन, सारे कनेक्शंस नीचे इंटरनली हो चुके हैं। आपको इन चीज़ों पे, इन 3 पे तो ध्यान देना ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी का जो मेन मकसद है वो इनका कनेक्शंस करना है। आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से, ठीक है। आपको इन 3 को भूल जाना है हमेशा हमेशा के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ये 2 डायरेक्टली ट्रांसफार्मर में घुस रहे थे ना, घुस चुके। ये दोनों को हमने ट्रांसफार्मर में लगा दिया। ये ट्रांसफार्मर में लगे हुए थे ना, अरे भाई ये देखो, भूलो मत डायग्राम, ये 2 पॉइंट्स ट्रांसफार्मर में लगे थे ना सेकेंडरी में। अरे हाँ के ना, सेकेंडरी में लगे थे कि नहीं लगे थे? तो वही हमने ये पहले से ही अंदर कनेक्ट कर दिए हैं, ये और ये इधर कनेक्ट कर दिए हैं। ये वाला जो बंदा था ग्राउंड में लगा था कि नहीं लगा था? ये वाला बंदा ग्राउंड में था ना, ये वाला पॉइंट ग्राउंड में। तो इस बंदे को हमने नीचे ग्राउंड ये कनेक्ट कर दिया है, इस बंदे को यहाँ से ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है। यकीन ना हो तो देख लो, दिखा कि नहीं वायर जाता हुआ है ना। तो इंटरनली हमने यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर दिया है। तो ये 3 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब आओ इसकी शक्ल बहुत नज़दीक से देखें। ये देखो, इन दोनों के बीच में मुझे लगाना है मिली एमीटर, जिसका प्लस आएगा यहाँ। ये तो करना ही था, क्यों? ये देखो यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे इस पॉइंट से शुरू होकर हमें मिली एमीटर लगाना था और एक अगले पॉइंट तक ले जाना था, यहाँ से शुरू के। तो देखो हम वही तो कर रहे हैं, यहाँ से शुरू होकर बीच में मिली एमीटर लगा के इस पॉइंट तक ले आना है। इस पॉइंट के बाद आएगा कैपेसिटर, ठीक है। देखो इस पॉइंट के बाद आगे जाओगे तो आएगा कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर आया ना यहाँ से यहाँ जाने के बाद, ठीक है। तो इस पॉइंट पर लाके हमें से छोड़ना है, यहाँ से मिली एमीटर लगा के इस पॉइंट पर लाके छोड़ना है। इस पॉइंट पर 2 लोग और लगेंगे, कौन कौन से? एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स और एक डीसी वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस बॉक्स और डीसी वोल्ट मीटर। तो बेसिकली यहाँ पर है एक डीसी वोल्ट मीटर और एक है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, ओके। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको मालूम है भाई कि चाबियाँ निकालते हैं तो उतना रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है। जैसे कि अभी यहाँ से निकालेंगे तो 10,000 ओम सर्किट में आ जाएगा। ये बंद रखेंगे पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स ना, तो बेसिकली 0 रेजिस्टेंस रहेगा। तो 0 नहीं रखना है नॉर्मली, क्योंकि करंट वरना सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो बेसिकली मिली एमीटर के साथ में हम रेजिस्टेंस बॉक्स और वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, डीसी वोल्ट मीटर। एंड उसके बाद कैपेसिटर लगा हुआ ही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पॉइंट में जहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा जाएगा और डीसी वोल्ट मीटर जोड़ा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बाद वाला जो ये पॉइंट बचा ना, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं एसी वोल्ट मीटर। देखिए कैपेसिटर के बाद में क्या है? एसी वोल्ट मीटर। अब ये जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये बेसिकली प्लग की है, चाबी के लिए है। यहाँ पे हम एक वायर घुसाएंगे, जब वायर घुसा देंगे तो ये जो कैपेसिटर है C1 ये फिल्टरिंग का काम स्टार्ट कर देगा और इसे निकाल देंगे तो ये सर्किट से हट जाएगा। जैसे कि यहाँ था, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लगाया था एक चाबी और एक कैपेसिटर। तो जब मैं बेसिकली इसमें चाबी घुसाऊंगा तो ये C1 कनेक्ट हो जाएगा और अगर चाबी निकाल दूंगा तो C1 हट जाएगा सर्किट से, ठीक है। तो ये फिल्टरिंग का काम नहीं करेगा, ओके। तो बेसिकली फिर कैपेसिटर का दूसरा पैर कहाँ जाना चाहिए? ग्राउंड पे। तो वही हमने किया है कि देखो ये यहाँ पे चाबी लगाएंगे, फिर कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर फिर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर जो देखो, चाबी कैपेसिटर ग्राउंड, चाबी कैपेसिटर ग्राउंड, चाबी कैपेसिटर ग्राउंड। अरे भाई ये ग्राउंड की लाइन है ना पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी लाइन ग्राउंड की है। मेरा डायग्राम इतना खूबसूरत नहीं बना है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्किट है उसमें आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ से शुरू होकर मिली एमीटर गए, मिली एमीटर के बाद कैपेसिटर गए, कैपेसिटर के बाद एसी वोल्ट मीटर। तो देखो यहाँ पे आएगा मिली एमीटर इन दोनों के बीच में, फिर कैपेसिटर, फिर एसी वोल्ट मीटर। लेकिन मिली एमीटर के इस वाले पैर में, मिली एमीटर के इस वाले पैर में रेजिस्टेंस बॉक्स भी आएगा और डीसी वोल्ट मीटर भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको भी कनेक्शंस करना है। तो कनेक्शंस करने के बाद आपसे मिलता हूँ, ओके। तो कनेक्शन बेसिकली मैं सोच रहा था कि करके ही आपको दिखाऊं पहले से, लेकिन अभी आपके सामने करेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शगुफ्ता जी आप आगे बढ़िए और कनेक्शन से स्टार्ट कीजिए। तो आपने करंट मीटर का प्लस वाला लिया, अब कहाँ डालेंगे? यहाँ पे, परफेक्ट। करंट मीटर के पॉजिटिव वाले में आप डाल देंगी, है ना, गुड। अब करंट मीटर का जो नेगेटिव है वो कहाँ डालेंगे आप? तो करंट मीटर का आपने लिया नेगेटिव, उसको कहाँ डालेंगे आप? हाँ यहाँ पे डाल देंगे, परफेक्ट, गुड। इसके आगे, ओके। अब यहाँ पे बेटा कुछ रह गया लगाना, क्या रह गया? हाँ की लगाना रह गया, तो की भी लगाइए उसको, ओके। तो ये कैपेसिटर के लिए की आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं, लेकिन वो तो यहाँ से जुड़ेगी ना। हाँ करिए, गुड। नाइस। तो अब इसका तो ये मतलब हुआ कि ये पॉइंट से ये पॉइंट हम जोड़ सकते हैं एनी टाइम और हटा भी सकते हैं। ये जो चाबी हमारे हाथ में आ गई, ये चाबी हम जब यहाँ डालेंगे तो कैपेसिटर कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिल्टरिंग स्टार्ट करेगा। ये हटा देंगे तो विदाउट फिल्टर वाला कनेक्शन बन जाएगा। तो बेसिकली ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मिली एमीटर से भी कनेक्टेड है प्लस से, और यही पॉइंट चाबी से भी कनेक्टेड है। चाबी डालेंगे तो कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा, चाबी हटाएंगे तो कैपेसिटर हट जाएगा, है ना। वही हुआ ना, इस पॉइंट से मिली एमीटर भी, इस पॉइंट से चाबी भी, इस पॉइंट से मिली एमीटर भी कनेक्ट किया हमने, ठीक है। और इसी पॉइंट से हमने चाबी भी कनेक्ट कर दी। चाबी इसमें लगाऊंगा तो कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा, चाबी हटाऊंगा तो C1 कैपेसिटर हट जाएगा, C1 कैपेसिटर हट जाएगा।
ओके, यहाँ का तो आपने कंप्लीशन पूरा कर दिया, 2 वायर्स कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे कुछ रह गया है ना, क्या रह गया? एक रेजिस्टेंस बॉक्स रह गया है और एक डीसी वोल्ट मीटर रह गया। चलिए करिए, गुड। तो आपने मतलब 2 वायर्स जोड़ लिए साथ में, है ना, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि 2 लोगों को कनेक्ट करना है। नाइस। तो आपने 2 वायर्स इसमें लगा दिए। अब एक वायर जो है वो बेसिकली आप ले जाएंगी रेजिस्टेंस बॉक्स पे, और एक वायर आप ले जाएंगी डीसी वोल्ट मीटर पे, है ना, डीसी वोल्ट मीटर, करेक्ट, और रेजिस्टेंस बॉक्स। तो आपने डीसी वोल्ट मीटर पे एक वायर लगा दिया और उधर से ही निकला हुआ एक वायर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स पे लगा दिया। फैंटास्टिक, गुड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है टोटल 3 वायर्स हो चुके हैं। तो एक तो करंट मीटर के माइनस में लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर के प्लस में, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स में। ये देखिए ध्यान से, इस पॉइंट से मिलीमीटर तो गया था, लेकिन मिलीमीटर का जो माइनस है वहाँ से 3 वायर्स निकल रहे हैं ना, मतलब 3 वायर्स इन द सेंस, एक तो मिलीमीटर को ही लग गया वो एक वायर हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स, और एक वायर हो गया वोल्ट मीटर का प्लस। तो ये यहाँ तक के कनेक्शंस कंप्लीट हो गए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इतना कंप्लीशन हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। अब इसके आगे कैपेसिटर लगाना है, वो कैपेसिटर तो पहले से लगा हुआ है, वो कैपेसिटर इसके आगे तो पहले से लगा हुआ है। कैपेसिटर के जो आगे वाला है, कैपेसिटर के जो आगे वाला है, कैपेसिटर के आगे वाला है, वहाँ पे लगाना है AC वोल्ट मीटर। चलिए आइए, ओके, लगाइए इसमें। तो ये हो गया AC वोल्ट मीटर, ठीक है। AC वोल्ट मीटर भी मैं ज़रा साइड में इधर ले आता हूँ नज़दीक, ठीक है। तो AC वोल्ट मीटर में एक में लगा दीजिए। AC वोल्ट मीटर में पोलैरिटी नहीं होती है, प्लस माइनस नहीं होता है, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, बट ठीक है, हम लोग ने खूबसूरत दिखने के लिए चीज़ें ऊपर लगाई है, ठीक है। इधर भी ऊपर ही लगाया, मतलब मान लो ऊपर, मान लो उसको, तो चीज़ें खूबसूरत दिखें बस इसलिए। अब बच क्या गया, सभी लोग देख सकते हैं कि भाई जो करंट मतलब सॉरी वोल्ट मीटर का, DC वोल्ट मीटर का एक पैर है वो बच गया, जो AC वोल्ट मीटर उसका एक पैर बच गया, और रेजिस्टेंस बॉक्स का एक पैर बच गया। तो ये तीनों पैर जाहिर सी बात है कि आपको कनेक्ट करना है कहाँ पे, जो ये ब्लैक दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए ये करते हैं कनेक्शन। ओके, तो बेसिकली फाइनली जो 3 वायर्स हैं कनेक्ट कर दीजिए बेटा। ओके, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो एक पैर बच गया था, ओके, तो यहाँ से आप कहाँ कनेक्ट करेंगे इसको? ग्राउंड में, गुड, नाइस। बाकी के 2 वायर्स भी कनेक्ट कीजिए। ओके, तो जो DC वोल्ट मीटर का एक पैर बच गया था वो भी ग्राउंड में लगेगा। एंड फाइनली जो आपका AC वोल्ट मीटर है उसका जो एक पैर बच गया था, ओके, AC वोल्ट मीटर उसका भी पैर आप ग्राउंड में लगा देंगे। तो ग्राउंड में यहाँ पे साइड में भी होल रहता है, इसको बनाना क्लिप बोलते हैं, बनाना ऐसा दिखता है ना इसलिए, ठीक है। तो बेसिकली बनाना क्लिप है, उसमें लगा दिया। अभी हमारा सर्किट कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स का जो एक पैर बचा था वो नीचे आ गया, वोल्ट मीटर DC वोल्ट मीटर का एक पैर वो भी नीचे आ गया, और AC वोल्ट मीटर का एक पैर वो भी नीचे आ गया। नीचे मतलब कहाँ? ग्राउंड लाइन पे आ गया, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। तो सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चलते हैं रीडिंग्स की तरफ। ओके, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोड वोल्टेज लिखा है, मतलब ये DC वोल्ट मीटर में देखना है, और जो रिपल वोल्टेज लिखा है ये आपको AC वोल्टेज मतलब AC वोल्ट मीटर में देखना है। अब यहाँ पे विदाउट फिल्टर है, विद कैपेसिटी, और विद फिल्टर है, विदाउट फिल्टर विद फिल्टर, ये भी है विदाउट फिल्टर विद फिल्टर। तो लोड वोल्टेज ये हम देखेंगे DC वोल्ट मीटर में, रिपल वोल्टेज ये हम लोग देखेंगे AC वोल्ट मीटर में। विदाउट फिल्टर की रीडिंग और विदाउट फिल्टर की रीडिंग, यहाँ दोनों जगह पे विदाउट फिल्टर की रीडिंग नोट करेंगे, करंट को सेट करके। करंट मीटर में 0 भी लाएंगे, 5 भी लाएंगे, 10 भी लाएंगे, और दोनों नोट करते जाएंगे। और फिर बाद में चाबी घुसा के विद फिल्टर भी दोनों नोट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मतलब आप वापस से सेट करने जाओगे, इतनी मेहनत होगी, इससे अच्छा मतलब चाबी के बिना दोनों में देख लो, नोट कर लो, और चाबी लगा के भी दोनों नोट कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, चाबी लगाते ही सर्किट का करंट चेंज हो जाएगा, और जैसे ही करंट चेंज होगा तो आपको फिर से चीज़ सेटिंग करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस बॉक्स की चाबियाँ निकालनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगी। तो बेटर ये कि आप पहले ये 2 कॉलम्स कर लें, उसके बाद में ये और ये कॉलम कर लें। ऐसा करके हम करेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो पहला हमें सेट करना है 0 मिली एम्पीयर करंट आना चाहिए। अब 0 के लिए आप जानते ही हैं कि आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देना होगा। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर की जो चाबी है मैं ये निकाल दूंगा। तो ये चाबी मैंने निकाल दी। अब मैं सर्किट को ऑन कर दूंगा, सारी चाबी टाइट है कि नहीं मैं चेक कर चुका हूँ। अब वहाँ पे जो मेन्स पावर सप्लाई से ऑन करेंगे, ऑन कर दीजिए बेटा, गुड। अब ये जो अपने वोल्ट मीटर जिससे कनेक्टेड है ये इनको भी चालू कर दीजिए, इसका भी स्विच ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो वोल्ट मीटर करंट मीटर सब कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आप जो रेंज सेट करेंगे यहाँ पर देखिए मैंने 20 वोल्ट की रेंज सेट की हुई है, बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेजेस दिखने वाले हैं वो 5, 10, 15 ऐसे वोल्टेज दिखने वाले हैं। तो वो 2 में रखोगे ना तो दिखाई नहीं देगा, 200 में दिखेगा, 750 में दिखेगा, लेकिन क्या फ़ायदा इतना हाई लेके, जब 20 में अच्छे से दिख रहा है उस पर ज़्यादा एक्यूरेट दिखेगा। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर मैं इसको 2 वोल्ट पर रखूँ तो ओवरलोड हो जाएगा, देखिए नहीं दिखाएगा, ये देखिए ओवरलोड हो गया, ठीक है, ओवरलोड ऐसा दिखाई देता है। तो बेसिकली आपको वो वोल्टेज नहीं दिखाएगा। 20 पे रखूँगा तो बराबर दिखेगा, और 20 के ऊपर जाऊँगा तो भी दिखेगा, लेकिन एक डिजिट डेसिमल के बाद कम हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने 200 पे रखा है, 200 पे आप देख सकते हैं एक डिजिट कम हो गया, डेसिमल पे से कम हो गई 200 पे रखने के बाद, है ना। तो वो कम हो गया, आप देख सकते हैं लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो इसी को मैं अभी 20 पे रख देता हूँ तो बेस्ट दिखेगा। यस, 20 पे रख दिया तो बेस्ट दिख रहा है। तो अब हम इसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे रीडिंग क्या है, इन्फिनिटी मैंने रेजिस्टेंस निकाला है, करंट 0 है और 0 ही हमें सेट करना था। ये दोनों वोल्टेजेस DC और AC हम नोट कर लेंगे। हमजा नोट कीजिए ज़रा, यहाँ पर ये DC में कितना आ रहा है अपना, देखिए 11.54 आ रहा है, 11.54 लिखिए, है ना। करंट मीटर जो 0 है ना उसके सामने लिखिए ना, करंट की रीडिंग जो 0 है उसके सामने लिखिए,
ओके, तो जीरो करंट के सामने, क्योंकि करंट जीरो है, तो जीरो करंट के सामने जो वोल्टेज लिखना था 11.5455, चलो ठीक है 56 पहुंच गया था अभी, कोई बात, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है वो। और यहाँ पर 4.15 लिखिए, यहाँ पे 4.15 लिखिए, 4.15। तो हमने रिपल वाला भी लिख दिया, AC वाला भी लिख दिया और लोड वाला DC वाला भी लिख दिया। अब अगला देखते हैं। अब मुझे सेट करना है। सेट करते टाइम पे प्लीज़ एक बात ये याद रखिए, जो बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, वो ये है कि सारे के सारे कीज़ एक साथ भरे हुए नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि 200 ओम निकालो, तो आप ऐसा मत करना कि चाबी उठाई और चाबी उठा के आपने जो है मतलब यानी कि अरे चाबी उठी नहीं दी है, अच्छा चाबी उठा के इसमें डाल दिया और उसके बाद में वो निकाला। गलती मत कर देना। जैसे ही आप इसमें डालोगे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और करंट बहुत ज़्यादा हो गया तो चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो पहले आप निकालेंगे, ये मूल मंत्र याद रखिए कि आपको पहले 200 निकाल लेना है और फिर इन्फिनिट डालना है। अच्छा, ऐसा मैं 200 बोलूँगा तब, वैसे तो आप अपने हिसाब से निकालिए। आपको करंट सेट करना है, कितना करंट सेट करना है। सेकंड रीडिंग देखो, सेकंड रीडिंग में बोला गया है कि 5 मिली एम्पियर सेट करो, 5 मिली एम्पियर। तो मैं 5 मिली एम्पियर सेट करूँगा। ये तो 43 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया करंट है ना, मुझे सेट करना है 5, तो 200 से ज़्यादा निकालना पड़ेगा और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 500 निकाला तो 14 हो गया, और निकालता हूँ 500 200 700 तो ऐसे ही हो गया। ये 200 और निकाला 900 हो गया, 900 पे देखो 900 पे 11 हो गया है ना, मतलब और निकालना पड़ेगा। तो 100 और निकाल दिया है ना, तो बेसिकली 10 हो गया। मतलब देखिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब मुझे इसको है ना, अब देखिए 10 तो हो गया ना, मुझे 5 चाहिए, तो मैंने 1000 निकाल चुका हूँ। 1000 में अगर मुझे 10 मिल रहा है, आप अगर से सोचो मुझे करंट आधा करना है तो रेजिस्टेंस को डबल करना पड़ेगा। करंट आधा करना है तो रेजिस्टेंस को डबल करना पड़ेगा, तो 1000 के बदले 2000 निकालना पड़ेगा। तो मैं सारी चाबियाँ भर दूंगा, लेकिन 2000 पहले निकाल लेता हूँ। तो 2000 मैंने निकाल लिया, देखिए 2000 लिखा हुआ है, 2000 निकाल लिया। अब सारी चाबियाँ भर दूंगा। तो सारी चाबियाँ हमने भर दी हैं, सिर्फ 2000 निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.2 आ रहा है। अब मुझे इसको एक्जैक्ट 5 करना है ना, मुझे एक्जैक्ट इसको 5 करना है, क्योंकि हमको तो 5 करने बोला है। थोड़ा सा निकाल के देखूंगा छोटा मोटा, जैसे 20 निकाल दिया, 20 से हुआ कुछ कम, 5.1 हुआ, और 20 निकाल दिया, 10 निकाल दिया, 20 निकाल दिया, हाँ अब हो गया 5.0 हो गया ना, परफेक्ट हो गया 5.0। देखिए इधर 2000 है, 2000 के अलावा क्या क्या है, 20 20 और 50 है ना, ये 50 है ना, 50 है, तो 50 20 20 तो कितना हो गया 2090, 2000 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 20 तो 2090 लिखिए, लिखिए। तो भाई मतलब 5.0 आ गया। अच्छा, वो थोड़ा सा हल्का सा हिलता रहता है, उसको छोड़ दीजिए, 5 हमने एडजस्ट किया था। यहाँ पे रीडिंग्स नोट कर लेंगे, कितना है, एक तो 10.01 है और एक 5.23 है। देखिए 10.01 5.23, गुड। अब मैं अगला एक और निकालता हूँ, ये तो था 5, मुझे 10 करना है। तो याद है हम लोग को 10 है ना, 1000 के आसपास आया था, तो हम ये 2000 भर देंगे और बेसिकली 1000 निकालेंगे, है ना। तो मैं पहले 1000 निकाल ले रहा हूँ, 2000 भर रहा हूँ, बाकी चाबियाँ भी भर के देख लेता हूँ कि कब मुझे 10 मिलता है। यस 10 आ गया, 1000 डालते ही 10 10.1 मतलब 10, ठीक है 10 आ चुका है। अब रीडिंग नोट कर लेंगे, 9.70 9.71 लिख दो, 9.71 और 5.09, 9.71 और 5.09, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको बार बार रेजिस्टेंसेस निकालते जाना है और रीडिंग्स लिखते चले जाना है। ये वाली लोड में और ये वाली आपको लिखना है कहाँ पर, रिपल वाले में, ठीक है, लोड वाले में, रिपल वाले में, लोड वाले में और रिपल वाले में, विदाउट फिल्टर वाली, क्योंकि देखो यहाँ पे चाबी लगी नहीं है। चाबी लगाने के बाद फिर से यही प्रोसीजर आपको रिपीट भी करना होगा। तो चलिए हम लोग करके रख देते हैं अभी। तो मिसबा आपने ये जो निकाला है, आपने कितना निकाला भाई, यहाँ से 200, यहाँ से फिर वो 100 वहाँ से ना, 300 तो वही हो गया भाई, ये 100 है ना, ये 350, फिर ये कितना है 10 है क्या, 20 है, तो 370, ये कितना है, तो 375 ना, ये 2 है तो 377, ये भी 2 है तो 379, 379 पे हमें 25 करंट आ गया है। अब रीडिंग नोट कर लेंगे, 9.03 और 4.78। तो बहुत ही लंबा रास्ता तय करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हमने सारी रीडिंग्स लिखी, ये पूरा कॉलम और ये पूरा कॉलम लिख दिया। अब ये जो 100 की रीडिंग है ना, बेसिकली ये 100 की रीडिंग हमने अभी वापस से रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ा, वरना रेजिस्टेंस एडजस्ट नहीं करते ना तो रीडिंग हमको 100 नहीं आ रही थी, 117 आ रही थी, 117। तो बेसिकली वो हमने कैपेसिटर फिल्टर लगा दिया था, तब कैपेसिटर फिल्टर लगाते ही रीडिंग बदल गई थी, 100 नहीं थी। पहले जो 100 की रीडिंग थी ना वो ये थी, लेकिन जैसे कैपेसिटर फिल्टर लगाया तो ये 100 से ऊपर चला गया था 17, तो वापस से हमको रेजिस्टेंस बॉक्स पे एडजस्ट करना पड़ा और फिर अब वापस से 100 आने लगा है, आप देख सकते हैं। तो 100 आ गया, तो अब हमने ये रीडिंग्स नोट कर ली हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। देखिए कैपेसिटर फिल्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर की चाबी लगी हुई है, मैं आपको भी वापस से दिखाऊंगा, डोंट वरी। आप बोलोगे सर मिस कर दिया आपने, दिखाया नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो अभी कैपेसिटर फिल्टर लगा हुआ है, अब हम करंट को एडजस्ट करेंगे इस वैल्यू पे, जो अगली वैल्यू 75, इससे पहले एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मुबशिरा आपने बेसिकली रेजिस्टेंसेस निकाले और 75 तक आपने करंट पहुंचा दिया। अब हम ये रीडिंग नोट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं चीज़ जो दिखाना चाहता था वो ये है कि आप जो मैंने आपको पहले बोला था कि ये चाबी हटाते ही, ये चाबी लगाते ही ना करंट बदल जाता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चाबी निकाला, करंट चेंज हो गया, तो आपको फिर से सेट करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया कि पहले पूरे 2 कॉलम है ना मेजर कर लिए, उसके बाद में आप चाबी लगा के ना ये पूरा मेजर करेंगे। तो देखो चाबी मैं फिर से अपनी उसी जगह पे लगा दे रहा हूँ, तो प्लग की लगा दिया, वापस से अपना 75 जो था वो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम सारी रीडिंग्स नोट करेंगे। तो ये वाली रीडिंग नोट करो पहले, कितनी आ रही है, 8.94 और 0.12, 8.94 और 0.12। चलिए अब करंट 50 करना है हमको 75 से, अब हम 50 पे बढ़ेंगे और मैं सारी रीडिंग्स निकालने के बाद आपको बताता हूँ।
तो ये हो चुकी है हमारी सारी की सारी रीडिंग्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड ऑलमोस्ट फॉलो हो रहा है। ये पॉइंट ज़रा थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, लेकिन मैंने इसको 2 बार चेक किया, बेसिकली इतना ही आ रहा है। तो वो इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ। सो बेसिकली हमको ये आ चुका है। अब हम जाएंगे इसके अगले पड़ाव पे, यहाँ पर पहुँचेंगे और ये कैलकुलेशंस करेंगे और ये ग्राफ बनाएंगे बिहेवियर चेक करने के लिए। ओके तो पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं ना, बिकॉज ग्राफ एक्सक्लूसिव मतलब इससे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब ग्राफ बनाने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी ग्राफ का कैलकुलेशन को यूज़ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ है ना बिहेवियर दिखाने के लिए है कि विद कैपेसिटर फिल्टर कैसे वेरी हो रहा है लोड वोल्टेज वर्सेस द करंट, ठीक है। अच्छा बाय द वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड? लोड का मतलब होता है पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, पावर कितनी कंज्यूम हो रही है ना घर के अंदर, वो घर का लोड कहलाता है, वो भी है। या फिर जो अप्लायंसेज पावर यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं ना, बैटरी को छोड़ के, बैटरी पावर जनरेट करती है, बैटरी पावर पैदा करती है। पावर जो यूज़ करता है जैसे कि अपना AC, फ्रिज, ये सब चीज़ें, तो इनको भी लोड कहते हैं। पावर यूज़ करने वाले अप्लायंस भी लोड है, और पावर कितनी इस्तेमाल हुई वो भी लोड है। समझ में आ गया? गुड। चलिए ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो ये क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन विदाउट फिल्टर। फॉर्मूला है VNL माइनस VFL अपॉन VNL। वोल्टेज नो लोड, वोल्टेज फुल लोड अपॉन वोल्टेज नो लोड इंटू 100%, ठीक है। तो बेसिकली एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नो लोड और फुल लोड। ये विदाउट फिल्टर वाला है, विदाउट फिल्टर। तो विदाउट फिल्टर वाला नो लोड फुल लोड, ये वैल्यूज़ लेनी है, नो लोड फुल लोड। तो नो लोड 11.54 और फुल लोड 5.75, याद रखो 11.54 5.75, ठीक है। नो लोड कितना था? 11.54 5.75, ठीक है, 5.75, 75 नहीं बोलने का, डेसिमल प्लेस के बाद इंडिविजुअल नंबर बोलने का, डिवाइड बाई नो लोड 11.54 इंटू 100, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो 11.54 माइनस 5.75 इक्वल टू, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं इसके बराबर? दिख रही है? अरे थोड़ा ये हो गया, मतलब इसकी बैटरी खत्म हो गई। एक मिनट रुको, ये कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, दिखाओ जरा अच्छे से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 11.54 ना, 11.54 बराबर है, इक्वल टू कितना आ रहा है? कितना है भाई ये? 0.50 आ रहा है ना, है ना, 0.5017 आ रहा है, मतलब इसको मैं 0.502 बोल सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50.2% आ जाएगा। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू 50.2% आ गई ना। वोल्टेज रेगुलेशन विदाउट फिल्टर, समझ रहे हो? 50.2% इसकी वैल्यू आ गई। अब हम विद फिल्टर देखेंगे कितना आता है। विद फिल्टर, पॉज, ये वाला। ओके तो अब ये करेंगे हम वोल्टेज रेगुलेशन विद कैपेसिटर फिल्टर। तो विद फिल्टर अगर हम देखें ध्यान से, तो विद फिल्टर किधर है भाई? विद फिल्टर ये है ना। तो नो लोड कितना है? 16.98 और फुल लोड कितना है? 7.18। 16.98 7.18 16.98 7.18 डिवाइड बाई 16.98 इंटू 100। तो देखिए 16.98 माइनस 7.18 इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाई 16.98 इंटू 100। तो ये कितना आ रहा है अपना? 57.7। यस, तो रेगुलेशन जो है कैपेसिटर के साथ में बढ़ जाता है 57.71% या 57.7 भी आप रख सकते हैं, ठीक है, एक ही डेसिमल प्लेस रख सकते हैं। 57.7%, समझ गए? रेगुलेशन बढ़ गया ना। पहले विदाउट फिल्टर कम था, विद फिल्टर रेगुलेट ज़्यादा अच्छे से हो गया। अब रिपल फैक्टर निकालना है फुल लोड के लिए, फुल लोड के लिए रिपल फैक्टर निकालना है, ठीक है, विदाउट फिल्टर। देखिए फुल लोड किधर है? ये नो लोड है, नो लोड का नहीं देखना है, फुल लोड का देखना है। तो फुल लोड के लिए रिपल फैक्टर निकालना है और वो भी विदाउट फिल्टर। ये विदाउट फिल्टर है और ये विद फिल्टर, तो विदाउट फिल्टर फुल लोड वाला ये वाली वैल्यू लेनी है। इसी के करस्पॉन्डिंग विदाउट फिल्टर की वैल्यू इधर की लेनी है। ये VRRMS है, समझ रहे हो? इसको VRRMS बोलते हैं ये वैल्यू को। तो बेसिकली हमको ये लेना है पहले इन दोनों को, विदाउट फिल्टर वाला, बाद में विद फिल्टर वाला भी लेंगे, ठीक है। तो ये 3.07 और ये 5.75, 3.07 5.75 देख लीजिए, 3.07 5.75 इंटू 100। तो ये रिपल फैक्टर आएगा अपना। सो कितना है? दिख रही है बेटा, स्क्रीन बराबर से दिख रही है? 3.07 डिवाइड बाई 5.75 इंटू 100। तो कितना हो गया ये? 53.39%, ठीक है, 53.39% समझ में आ गया। इस वाले पे आते हैं, है ना, इस वाले पे आते हैं। तो ये विद फिल्टर है, विद फिल्टर फुल लोड के लिए लेना है, फुल लोड के लिए। तो फुल लोड तो यहाँ पे है ना, तो बेसिकली ये दोनों वैल्यूज लेना पड़ेंगी, 0.14 और 7.18, 0.14 और 7.18। तो 0.14 7.18 इंटू 100। तो 0.14 डिवाइड बाई 7.18 इंटू 100 कितना आ रहा है? 1.949, मतलब इसको मैं 1.95 कर सकता हूँ। तो 1.95% है ना, मतलब 2% के आसपास वैसे भी आता ही है, मतलब इट डिपेंड्स, डिफरेंट सर्किट में डिपेंड करता है, पर ठीक है इतना ही कम ही आता है। तो अब देखिए ना मेरी 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ये 50.2, ये है कितना 57.7, ये है 53.39, मतलब इसको मैं 53.4 लिख देता हूँ, है ना, और फाइनली 1.95 जिसको मैं 2 भी लिख सकता हूँ, चाहिए तो, ठीक है, अगर वैसा ही रखना है डेसिमल प्लेस तो आई होप कि आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब सिर्फ ये ग्राफ बनाना बाकी रह गया है। तो अभी हम लोग बढ़ चुके हैं ग्राफ की तरफ। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि
ये जो है मतलब मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 करके प्लॉट किया बिकॉज 100 तक ही मेरा मिली एम्पियर में करंट गया है। तो करंट यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैं वोल्टेज प्लॉट कर रहा हूँ। तो मेरी रीडिंग्स जो है वोल्टेज की देखिए विदाउट फिल्टर वाली ये 12 तक गई है ना, 12 तक। तो बेसिकली 12 लाइन्स में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे विद फिल्टर वाली कुछ अप्रॉक्सीमेटली 17 तक गई है, 17 तक। तो मुझे इसलिए यहाँ पे ना 24 लाइन्स ही थी, तो मैं डबल साइज़ का ग्राफ नहीं बना सकता, मतलब मुझे 11 इधर तक काम हो जाएगा मेरा और इधर पूरा 17 तक मेरा इसमें काम हो जाएगा। तो ये बेटर है, इतना ही बनाना है आपको। यहाँ पे मैंने देखिए ना, यहाँ पे 1, 2, 3 करके चुना है, पूरा 17 तक मेरा यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा वाई एक्सिस पे। मुझे वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे लोड वोल्टेज चाहिए, वाई एक्सिस पे लोड वोल्टेज चाहिए और यहाँ पे लोड करंट चाहिए। लोड करंट सिर्फ 100 तक है, आप देख सकते हैं रीडिंग्स में लोड करंट सिर्फ 100 तक है। लोड वोल्टेज लेकिन कहाँ तक जा रहा है, 12 और यहाँ पे 17, तो 17 तक चाहिए। तो मैंने 1 से लेके पूरा 17 तक यहाँ पे प्लॉट कर दिया वोल्टेज और यहाँ पे 0 से लेके 100 तक करंट प्लॉट कर दिया। 2 डेसिमल प्लेसेस मेरे लिए प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो 11.54 को मैं 11.5 बोलूँगा, 10.01 को 10.0, इसको 9.7, ये 9.0, ये हो जाएगा 7.9, 6.8 और ये 5.6 सॉरी 5.8, 5.75 है ना, तो 5.8 ठीक है। ये देखिए तो 0 पे 11.5, किधर 11.5, ये 11 और 12 के बीच में 11.5 तो है ना। 0 पे 11.5 पहली रीडिंग यही है ना भाई, 0 पे 11.5, दूसरी है 5 पे 10 है ना, 5 पे 10। तो एक सेकंड, 5 बोले तो करंट 5 है ना, करंट इज़ 5, करंट इज़ 5, तो 5 पे 10, हाँ 5 पे। फिर तीसरी कौन सी है, 10 है, 10 है, 10 पे कितनी है 9.7, ओके। तो कितना था भाई 10 पे अपना 9.7, 10 है ये, 10 पे 9.7 बोले तो 9 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, तो 9.7 मतलब 7 लाइन्स है ना। तो 9 इधर है, 10 इधर है, तो 9.7 मतलब 7 लाइन्स आ जाएंगी, तो इधर है 7 लाइन, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में अपना है 25 पे 9.0, 25 पे 9.0, तो 25 इधर है, 25 पे 9.0 मतलब इधर आ जाएगा है ना, एकदम परफेक्ट ग्राफ आ रहा है। फिर उसके बाद में 7.9 50 पे 7.9, तो 50 यहाँ पर है, उस पर 7.9, तो देखो 7 है, ये 8 है, तो ये 7.9 इधर कहीं आएगा ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में कितना है भाई, ये कितना है 6.8 है, 75 पे 6.8, 75 इधर है, तो 75 पे 6.8 बोले तो 8 लाइन्स है ना इधर, 6 के ऊपर 8 लाइन्स, ठीक है। और फाइनली 7 कितना है 5.8 है, 100 पे 5.8, 100 पे 5.8 बोले तो इधर आ जाएगा है ना, करेक्ट है। तो इस तरीके से आया। अब मैं इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये इस तरीके से निकलेगा, एक ऐसा कुछ अप्रॉक्सीमेट ट्रेंड बनेगा इसका, ठीक है। एक आध अगर लाइन नहीं पॉइंट नहीं भी आ रहा है ना, तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, आपको एक एवरेज लाइन बनानी है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का हमको ट्रेंड मिल रहा है, जो कि हमको ग्राफ भी सजेस्ट कर रहा है ना, कुछ इस तरीके से ट्रेंड आना चाहिए विदाउट फिल्टर वाला। अब विद फिल्टर वाले का भी देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। तो विद फिल्टर वाले की जो रीडिंग्स हैं कौन सी है वो, 0 पे 16.98 मतलब ये सिर्फ 17.0 हो जाएगा ना, 17.0, ठीक है। तो 0 पे 17 किधर है, यहाँ पे, तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा वाला देखो बेटा क्या है, दूसरा वाला 15.5 है ना, 5 पे 15.5, तो 5 इधर है, 5 बीच में है, तो 15 पॉइंट कितना है 5, 15.5 किधर आएगा, इधर आएगा 15.5 है ना, 5 पे 15.5। अगला वाला क्या है 14.8 है ना, 10 पे 14.8, 10 पे 14, तो 10 है, 10 पे 14.8, 14 और 15 के बीच में यहाँ पे 8 पे यहाँ पे आ जाएगा ना, 8वीं लाइन पे है ना। इस तरीके से हम सारा ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो ये आ चुके मेरे पॉइंट्स विद कैपेसिटर फिल्टर, थोड़ा ज़्यादा लीनियर है, इसको मतलब लीनियर नहीं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर्व्ड है, एक अच्छा कर्व है यहाँ पे है ना। तो इसको मैं ऐसे लेके जाऊंगा, यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास रीडिंग किसकी आ गई, ये विद फिल्टर, विद कैपेसिटर फिल्टर, एंड ये विदाउट फिल्टर। तो यहाँ पे आके हमारा एक्सपेरिमेंट समाप्त हो जाता है। सारी रीडिंग्स हमें पहले आ चुकी थी। तो यहाँ पे आपसे लेता हूँ मैं अलविदा। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपनी दुआओं में याद रखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको प्रैक्टिकल्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।